नमस्कार दोस्तों, ई दृष्टि के YouTube चैनल ऑफिशियल चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। और भैया कैसे हैं आप लोग? हम लोग पॉलिटी वाली सीरीज को डिस्कस कर रहे थे। आज बारी है केंद्रीय मंत्रिमंडल की। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मंत्रिपरिषद क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है, यहां से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आते हैं क्वेश्चन को देखते हैं, बीच में बातचीत करते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिपरिषद है ना, एक मंत्रिमंडल होता है। आपसे मैं बताते चलूं कि मूल जो अपना संविधान है वहां पे मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में जाकर के मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया। और यह मंत्रिमंडल शब्द अनुच्छेद जब आप 352 पढ़ेंगे, राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपात है वहां पर उसको एक्सप्लेन किया गया है मंत्रिमंडल को, ठीक ना। खैर, ये हम क्वेश्चन के दौरान बताएंगे। आपको यह बताते चलने की जो मंत्रिपरिषद होता है यह एक विस्तृत अवधारणा है। अनुच्छेद जब आप 74 पढ़ेंगे उसमें सीधा सा कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता, राष्ट्रपति के जो परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका जो प्रधान होगा प्रधानमंत्री होगा, ठीक है ना भैया। आते हैं, खैर क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन के साथ ही हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पहला वाला जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करिए। कह रहा है कि संघ की कार्यकारिणी शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। कल ही मैं राष्ट्रपति बताया और अनुच्छेद अगर आपको 53 याद हो तो उसको मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया कि कार्यकारी शक्ति या कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वह राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53 में हमने बताया कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है दोस्तों, कार्यपालिका शक्ति, यह कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। एक आर्टिकल हमने और बताया, आर्टिकल 77। यह हमने क्या बताया? हमने यह बताया कि जो कार्यपालिका के कार्य होते हैं वह राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो कुल मिला जुलाकर संघ की कार्यपालिका जो शक्ति होती है वह प्रधानमंत्री में नहीं निहित होती है बल्कि राष्ट्रपति में निहित होती है। यहां प्रधानमंत्री दिया है, तुरंत इसको काट दीजिए। अच्छा, अब देख लीजिए थोड़ा सा कि ए किस में है, उसको तुरंत काट दीजिए। ए यहां पे है, ए ऑप्शन काटिए। बी यहां पे है, बी में भी ए ऑप्शन है, यहां पे भी बी भी काटिए। डी में भी ए है, इसको भी काट दीजिए। केवल का केवल आपका सी ऑप्शन बचा, केवल का केवल सी कथन बचा। इलिमिनेट मेथड लगा के भी आप ये जो क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीसीएस मेंस 2011 में, इसको आप कर सकते हैं। आई होप कोई जरूरत नहीं है सारी चीज पढ़ने की एग्जाम में। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से, लेकिन एक क्लास ऐसा नहीं कि कोई चीज नहीं पढ़ा जाएगा। पूरा हम कथन पढ़ के फिर जो है डिसाइड करेंगे हां कि भैया सी वाला जो कथन होगा वो सही होगा। तो खैर, दूसरा कथन क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जब हम अनुच्छेद 75 पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 75 में सीधा सा कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की जब नियुक्ति की बात आती है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर यह राष्ट्रपति करता है, ठीक ना भैया। तो यह जो आर्टिकल है यह आर्टिकल 75 से रिलेट करता है, और यह जो है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद इन दोनों से रिलेट करता है, ठीक ना। फिर कह रहा है कि तीसरा जो कथन है, कह रहा है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। अरे भैया, अनुच्छेद जब 74 आप पढ़ेंगे, देखिए आपको मैं कहता हूं ना कि रटना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अनुच्छेदों को आपको ध्यान में रखना ही होगा। आप अपने पास बेयर एक्ट जरूर रखिए, और बेयर एक्ट के माध्यम से आप जो है अनुच्छेदों को धीरे धीरे बार बार चीजों को पढ़ के समझ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 74 क्या है। अनुच्छेद 74 सीधा सा कहता है कि भाई प्रधानमंत्री जो होगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 74 कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक ना भैया। फिर कह रहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो संसद के किसी सदन का सदस्य यह जरूरी नहीं है कि होना ही चाहिए। अगर प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाता है तो यह जरूरी है कि अगले वाला जो 6 माह है उस 6 माह के दौरान उसको क्या करना होगा कि सदस्यता संसद की लेनी होगी। संसद की सदस्यता चाहे वो लोकसभा की ले ले या राज्यसभा की ले ले, ठीक ना दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन होगा यह आपका सी ऑप्शन होगा। सी इज अ राइट आंसर, ठीक है भैया। सी इज अ राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है कि दायित्वों का, ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में क्या प्रावधान है। तो अनुच्छेद 78 में
प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्य दिए गए हैं और प्रधानमंत्री के कर्तव्य सीधा सा कहा गया है कि संघ के प्रशासन संबंधी, उसके मंत्रिमंडल के या मंत्रिपरिषद के निर्णय संबंधी या विधायन प्रक्रिया से संबंधित जो भी कार्य हुए हैं वह राष्ट्रपति को सूचित करे। यह आर्टिकल 78 में कहा गया है। तो यह चीजें प्रधानमंत्री के लिए कही गई हैं, प्रधानमंत्री के दायित्वों के रूप में, उसके कर्तव्यों के रूप में, उसकी ड्यूटी के रूप में कही गई हैं। तो जो आपका यह आर्टिकल 78 है, इसको आप प्रधानमंत्री के दायित्वों के रूप में देख सकते हैं। ठीक है ना भैया। आते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कब पूछा गया? तो यूपीपीसीएस प्री में वर्ष 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि संसदीय शासन में वास्तविक, संसदीय शासन एक शब्द आया, ए पार्लियामेंट्री सिस्टम। आपको मैं बताते चलूं कि ये पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, यह पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है, एक संसदीय शासन प्रणाली होती है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो संसदात्मक प्रणाली होती है, संसदीय शासन प्रणाली होती है, उसमें वास्तविक प्रमुख होता है और एक संवैधानिक प्रमुख होता है। जो वास्तविक प्रमुख होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है या प्रधानमंत्री होता है, वहीं पर जो संवैधानिक प्रमुख होता है वह देश का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। वहीं पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या फिर कहें कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली जो अमेरिका के संविधान में निहित है, अमेरिका की जो है कॉन्सेप्टों में है, संविधान में है, वह अपने यहां नहीं अपनाई गई, बल्कि ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई। और इसमें कह रहा है कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? किसके पास होती है? कल जब हम राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया कि संसदीय शासन प्रणाली का जो संवैधानिक प्रमुख होगा, सैद्धांतिक प्रमुख होगा, वह राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक जो प्रमुख होगा वह वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ठीक ना दोस्तों। संसदीय प्रणाली क्या होती है? संसदीय प्रणाली बहुमत दल की सरकार होती है, दोहरी कार्यकारिणी होती है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, राजनीतिक एकरूपता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? संसदीय शासन प्रणाली। निचले सदन का विघटन होता है। यही सारी चीजें संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत आती हैं। एक क्वेश्चन कब पूछा गया? एमपीपीसीएस प्री में वर्ष 2006 में क्वेश्चन पूछा गया और बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया वास्तविक या कार्यकारिणी शक्ति किसके पास होती है? वह प्रधानमंत्री के पास होती है। ठीक ना। खैर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखना। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में युक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। अब देखना जरा, फिर दूसरा कथन क्या कह रहा है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयां प्रधानमंत्री के नाम से ही की जाएंगी। अब देखिए, आर्टिकल हमने 77 जब पढ़ाया था, आर्टिकल 77 पढ़ाया था, तो उसमें आर्टिकल 77 का जो सब क्लास 1 है उसमें हमने बताया कि कार्यपालिका के सभी कार्य, संघ की कार्यपालिका के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। तो यहां प्रधानमंत्री नहीं भैया, राष्ट्रपति के नाम से। दूसरा तो गलत है, पहला वाला आपका सही है। आपको मैं यह बताते चलूं कि भारत सरकार का जो कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए जो नियम बनाया जाएगा वह एक नियम है, लोकसभा में पास हुआ, लोकसभा का नियम है, नियम 198। इसी के तहत ये सब सारी चीजें की जाती हैं। तो पहला वाला जो कथन होगा वो सही होगा, दूसरा वाला गलत होगा। तो आपका जो इस हिसाब से जो ऑप्शन होगा ए ऑप्शन होगा। ठीक ना भैया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत के प्रधानमंत्री के नियुक्ति के समय। देखिए, प्रधानमंत्री क्या होता है? कोई भी मंत्री हो, मंत्री में भी प्रधानमंत्री आ जाता है। ठीक ना। और मंत्री जो भी होते हैं यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अगर एक ऐसा मंत्री जो मंत्री नियुक्त कर दिया जाए लेकिन संसद की कोई भी सदस्यता उसके पास ना हो, ना तो लोकसभा की ना तो राज्यसभा की, फिर भी वह मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते यह जरूरत इस बात की है कि अगले 6 माह के अंदर ही वह लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता उसको ग्रहण करनी होगी। तो आपको मैं बताते चलूं कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी संसद के दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है, अगर वह
मंत्री नियुक्त कर दिया जाता है तो उसके लिए यह जरूरी है कि अगले 6 माह में लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक से वह सदस्यता ले ले, नहीं तो उसकी मंत्री की जो सदस्यता, मंत्री का जो पद है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना भैया। तो यहां पर जरा देखना कि क्या रहा है, उसी पर आधारित एक क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से हो, एक का सदस्य आवश्यक रूप से हो। यह जरूरी नहीं है कि संसद के दोनों सदनों में से एक का सदस्य आवश्यक रूप से हो, ठीक ना, परंतु 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों के एक सदन का सदस्य होना चाहिए। यही तो मैंने कहा कि भैया यह जरूरी नहीं कि दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, यह जरूरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है, ठीक है ना, परंतु यह जरूरी है कि 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य उसको जो है सदस्यता ले लेनी चाहिए। फिर कह रहा है कि दूसरा वाला, जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो, परंतु 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य, नहीं किसी का भी सदस्य, इसको काट दीजिए तुरंत, संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों में से एक का सदस्य आवश्यक रूप से होना चाहिए। ये भी ऑप्शन सही लग रहा है, आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, इसको काट दीजिए। देखिए आईएएस प्री 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन यहां पे एप्रोप्रिएट आपको देखना है, जो आपको एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, ए इज अ राइट आंसर, 5वां का ए ऑप्शन होगा। ठीक है ना भैया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6ठा नंबर, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो सवाल है कि कोई भी मंत्री हो, अगर उसको मंत्री बनाया जाता है तो जायज है कि उसको संसद का सदस्य होना चाहिए, संसद का सदस्य होना पड़ेगा। और संसद के सदस्य होने के लिए चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो या फिर राज्यसभा का सदस्य हो, अगर लोकसभा का सदस्य मंत्री या प्रधानमंत्री बनता है तो उसके लिए मिनिमम जो आयु होगी वह 25 वर्ष होगी, और जो राज्यसभा के से अगर सदस्य बनता है तो उसकी जो मिनिमम आयु होगी वह 30 वर्ष होगी। तो यहां न्यूनतम आयु पूछा है, उस न्यूनतम आयु को अगर हम देखें तो 25 ईयर, चूंकि वो लोकसभा की हम बात करेंगे, ठीक ना, लोकसभा के सदस्य की बात करेंगे, तो उस स्थिति में न्यूनतम जो आयु होगी वह 25 वर्ष होगी। ठीक है भैया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है, लोकसभा द्वारा बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। तो आपको अभी हमने बताया, एक अनुच्छेद हमने बताया 74 और एक अनुच्छेद हमने बताया 75। अनुच्छेद 74 में यह हमने बताया कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और उसी मंत्रिपरिषद की सलाह और परामर्श पर राष्ट्रपति क्या करता है, अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। फिर हमने बताया अनुच्छेद 75 कि भाई प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और इसी प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति यही राष्ट्रपति करता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो सी वाला जो कथन है, सी इज अ राइट आंसर। एक क्वेश्चन कब पूछा गया, झारखंड पीसीएस प्री 2011 में क्वेश्चन पूछा गया। तो 7वां नंबर क्वेश्चन आपका होगा। फिर 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और कह रहा है कि संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। फिर कह रहा है कि कथन नंबर 2, संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अरे नहीं भैया, प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। जब आप आर्टिकल 75 पढ़ेंगे, इसी आर्टिकल 75 से ही दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसी आर्टिकल 75 मतलब कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर करता है। ठीक है ना भैया। तो यहां पर देखिए कह रहा है कि संघ
मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो आर्टिकल 75 के माध्यम से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जो लोकसभा के सदस्य हैं, जो मंत्री परिषद है, वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये आपका कथन सही होगा, ए इज अ राइट आंसर। फिर कह रहा है कि संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। नहीं भैया, प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। आर्टिकल 75 स्पष्ट रूप से कहता है कि यह जो मंत्री होंगे, यह मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। भैया, राष्ट्रपति के, ठीक है ना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, आर्टिकल 75 स्पष्ट रूप से कहता है। तो इस हिसाब से आपका दूसरा वाला जो कथन है ये गलत हुआ, केवल का केवल ए सही होगा। तो इस हिसाब से आपका ए इज अ राइट आंसर। कब पूछा गया? आरओ वर्ष 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया, ये 8वां नंबर का आपका क्वेश्चन था। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अच्छा, जो मंत्री होते हैं यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी, ये जो है एक प्रकार से अगर व्यक्तिगत रूप से कहा जाए किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, तो वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। अगर पूछे कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होगा, प्रधानमंत्री क्या प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है राष्ट्रपति के? मंत्री चूंकि होते जो हैं वह मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, तो मंत्रियों में भी प्रधानमंत्री आ जाता है। तो सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो सैद्धांतिक रूप से मंत्री के अंतर्गत ही प्रधानमंत्री आता है। ऐसे तो लग रहा है कि हां, प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, लेकिन व्यवहार में आपको मैं बताते चलूं कि राष्ट्रपति, चूंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और किसी की सलाह नहीं लेता है, तो इसलिए वह व्यवहारिक रूप से उसको पद से हटा नहीं सकता है। हां, अन्य मंत्री प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह मात्र से, परामर्श मात्र से वह उसको बर्खास्त कर सकता है, पद से हटा सकता है। ये इतना डिफरेंस आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 जरा देखना। कह रहा है कि कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चंस पूछा गया है। कह रहा है कि भारत संघ में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। अरे नहीं भैया, अभी चिल्ला कर हमने बताया कि आर्टिकल जो 75 है वह सीधा सा कहता है कि जो मंत्रिपरिषद होगी वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो आपको पता चल गया होगा कि कथन एक गलत है, और कथन एक जब गलत है तो सीधा सा आप देख लीजिए, कथन सी में कह रहा है कि कथन सही है, डी में कह रहा है कि कथन गलत है। तो यह कई ऑप्शन ऐसा है कह रहा है कि कथन गलत है, तो इस हिसाब से आपका आंसर यही हो जाएगा। लेकिन इसको भी पढ़िए, कारण को भी पढ़िए। कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। बिल्कुल, अगर कोई भी मंत्री बन सकता है, एक ऐसा व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वह भी मंत्री बन सकता है, बशर्ते उसको 6 माह के अंदर सदस्यता ले लेनी चाहिए संसद की। वही कह रहा है कि संसद मतलब कि राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी का वह सदस्य हो, वह मंत्री के लिए एक प्रकार से योग्य होगा, मंत्री बन सकता है। तो आपका जो डी ऑप्शन होगा, डी इज अ राइट आंसर। क्या कह रहा है कि कथन गलत है और कारण सही है। ठीक ना भैया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी जगह कुछ क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 जरा देखना। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? आपको मैं यह बताते चलूं कि जो विपक्षी दल के नेता होते हैं यह चेक करने के लिए यह अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं कि सरकार का लोकसभा में बहुमत नहीं है, सरकार अपने बहुमत में नहीं है। इसी बहुमत को सिद्ध करने के लिए यह अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दल के नेता के द्वारा लाया जाता है, और विपक्षी दल के नेता के द्वारा तब लाया जाता है जब सदस्यों की संख्या, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम 50 होनी चाहिए। 50 अगर इसको जो है सहमत हो जाएं फिर इसको लाया जाता है। अगर सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को जो है बर्खास्त होना पड़ेगा, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये जो है अविश्वास प्रस्ताव का पूरा जो है प्रारूप है। ठीक ना दोस्तों। तो अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव इसको लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कम से कम 50 होनी चाहिए और विपक्षी दलों के द्वारा ये लाया जाता है। ठीक है ना, सरकार के बहुमत की जांच करने के लिए। ठीक है।
कब क्वेश्चन पूछा गया? 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, वर्ष 2013 में और वर्ष 2009 में यूपीपीसीएस मेंस में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? निम्नलिखित राज्यों और उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करिए। अब देखिए, मुख्यमंत्री से मिलान करना है। आपको मैं बताते चलूं कि मोदी जी कहां के हैं, तो मोदी जी कहां के हैं? गुजरात के, मिला लीजिए, है ना। फिर उसके बाद कह रहा है कि चरण सिंह, आपको पता ही होगा चरण सिंह उत्तर प्रदेश के हैं, तो यहां पर भी उत्तर प्रदेश, अविभाजित उत्तर प्रदेश, इसको मिला लीजिए। फिर कह रहा है कि एच.डी. देवगौड़ा ये कर्नाटक के थे, तो यहां से इनको मिला लीजिए। देन कह रहा है कि मोरारजी देसाई, मारो महाराष्ट्र, ऐसे कर लीजिए कि बंबई, इनको कर लीजिए, ठीक ना भैया। फिर पीवी नरसिम्हा राव को आप कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश से कर सकते हैं, दक्षिण भारत का नाम ऐसा लग रहा है देखने में, तो आराम से क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा, ठीक ना भैया। कब क्वेश्चन पूछा गया? एमपीपीसीएस प्री में वर्ष 2020 में क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया, तो एक काफी अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एमपीपीसीएस में आते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इकोनॉमी से, पॉलिटी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण अर्थात भूमंडलीकरण, यह कह रहा है कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई। किसके द्वारा की गई? उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो उतने समय मैं आपको बताते चलूं कि एकदम सिंपल क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव उतने समय थे 1991 में। आपको यह पता होना चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था ये स्थिति थी कि 1990 में एक आर्थिक मंदी से, आर्थिक संकट से गुजर रही थी। भारत के पास विदेशी वस्तुओं को मंगाने के लिए डॉलर की कमी पड़ गई थी। डॉलर ये नहीं था कि हम जो है एक हफ्ते से ज्यादा की वस्तुएं मंगा सके अपने पास। आईएमएफ हमको ऋण देता है तो हम उसको सोना गिरवी रखते हैं। आपको यह बताते चलूं कि यहां पर सिर्फ इन्हीं की भूमिका नहीं है, नरसिम्हा राव की ही केवल भूमिका नहीं है। एक उतने समय वित्त मंत्री के पद पर रहने वाले मनमोहन सिंह की बड़ी भूमिका है। मनमोहन सिंह की बड़ी भूमिका है दोस्तों। मनमोहन सिंह को एलपीजी का अग्रदूत कहा जाता है, उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। ये इकोनॉमी में जब क्वेश्चन पूछता है तो उनको उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है, और पूछता है कि किनको, तो इनको, मनमोहन सिंह को, ठीक ना भैया। तो इतना चीज आपने इसमें जाना। तो सवाल है कि उदारीकरण क्या है? एक होता है उदारीकरण, एक होता है निजीकरण। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको समझना जरा। क्या कह रहा है कि उदारीकरण क्या होता है? उदारीकरण एक है, एक है निजीकरण। पहले उदारीकरण समझिए। मतलब कि पहले क्या है कि कंपनियां जो स्थापित होती थी उसको लाइसेंस प्राप्त करना होता था, और लाइसेंस प्राप्त करने में काफी ज्यादा उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता था। और जब कंपनियां नहीं स्थापित होंगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो डिमांड नहीं बढ़ेगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी तो मांग पूर्ति प्रभावित होगी, बाजार प्रणाली प्रभावित होगी, रोजगार प्रभावित होगा। इसके कारणों को देखते हुए उदारीकरण का कॉन्सेप्ट लाया गया, और उदारीकरण का सीधा सा आशय है कि जो कंपनियां स्टेब्लिश होना चाह रही हैं उनको जो है लाइसेंसिंग प्रणाली में थोड़ा सा उदारता दिखाई जाए, छूट दिखाई जाए। इसी को उदारीकरण, इसी को लिबरलाइजेशन कहा गया, ठीक ना भैया। फिर सवाल यह है कि निजीकरण क्या है? निजीकरण, आपको यह पता होगा कि जो सार्वजनिक जो संपत्तियां हैं, सार्वजनिक या उद्यम हैं, उनको जब हम किसी निजी प्लेयर के हाथों में कुछ अंश सौंप देते हैं तो उसी को निजीकरण कहा जाता है। यह एलआईसी का आपका नाम को पता होगा, एलआईसी। तो एलआईसी जो है उसके 5% भाग को प्राइवेटाइजेशन के रूप में कर दिया गया है, निजीकरण के रूप में कर दिया गया है, किसी दूसरी प्राइवेट संस्था को दे दी गई है संचालित करने के लिए, तो उसी को निजीकरण कहा जा रहा है, ठीक ना। कि मतलब जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं, उन उद्यम के संपत्ति का कुछ अंश जब हम किसी प्राइवेट प्लेयर को हस्तांतरित कर देते हैं तो उसी को हम निजीकरण कहते हैं। भूमंडलीकरण क्या होता है? भूमंडलीकरण, इसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं या वैश्वीकरण कहते हैं। जब एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से अटैच हो जाए, जब एक देश का कल्चर दूसरे देश के कल्चर से अटैच हो जाए, जब एक देश का आयात हो दूसरे देश के निर्यात से, दूसरे देश का आयात अपने यहां हो, अपने यहां का निर्यात उसके यहां हो, ठीक ना। तो कुल मिला जुलाकर वस्तुओं का आदान प्रदान कह सकते हैं। एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था
व्यवस्था से लिंकिंग कह सकते हैं, एफडीआई का आना जाना कह सकते हैं, कल्चर का विकास कह सकते हैं, तकनीकियों का विकास कह सकते हैं, आपसी प्रतिद्वंदिता कह सकते हैं, प्रतियोगिता कह सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से ये सारी चीजें दिखती हैं, उसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक ना भैया? तो ये नई आर्थिक नीति आप समझ सकते हैं। तो यह कुल मिला जुलाकर नरसिम्हा राव के शासनकाल में 1991 में ये लाई गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मनमोहन सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है कौन सा कथन? तो कौन सा कथन सही नहीं है? ए पूर्व वित्त मंत्री, ए भारत के पूर्व वित्त मंत्री, भारत के पूर्व वित्त मंत्री क्या थे या नहीं थे? फिर कह रहा है कि आरबीआई के जो है पूर्व गवर्नर थे, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि थे। तो आपको यह मैं बताते चलूं कि वित्त आयोग के कभी भी यह अध्यक्ष नहीं बनाए गए हैं। वित्त आयोग एक ऐसी संस्था है जो करों का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष अनुच्छेद 280 का प्रयोग करके एक वित्त आयोग का गठन करता है। यही वित्त आयोग केंद्र और राज्य स्तर पर करों का बंटवारा करती है, करों का विभाजन करती है। इतने समय 15वां वित्त आयोग गठित किया जा चुका है। एन.के. सिंह उसके अध्यक्ष हैं। केंद्रीय करों में राज्यों की जो हिस्सेदारी है 41% इस 15वें वित्त आयोग ने सुनिश्चित की है। ठीक ना भैया? तो वित्त आयोग के कभी पूर्व अध्यक्ष नहीं थे मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह की भी भूमिका उदारीकरण के अग्रदूत के रूप में जानी जाती है। इसको आपने पिछले वाले क्वेश्चन में ही देखा। कब क्वेश्चन पूछा गया? तो यह लोअर पीसीएस वर्ष 2004 में प्री में क्वेश्चन पूछा गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि केंद्रीय सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। अरे भैया, हमने बार बार अभी कहा कि देखिए आईएएस 2009 में क्वेश्चन पूछा गया। हमने कहा कि भैया कौनों भी मंत्री होंगे वो संसद के सदस्य होने चाहिए। भारत की संसदीय प्रणाली यह कहती है कि कोई भी मंत्री नियुक्त किया जाएगा वह संसद का सदस्य अनिवार्य रूप से होना चाहिए। और संसद के सदस्य होने के लिए और संसद के दो सदन, एक तो लोकसभा होती है, और दूसरी राज्यसभा होती है। तो लोकसभा में से चाहे वो सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, किसी का सदस्य हो, मंत्री नियुक्त किया जाएगा। यह बॉन्ड नहीं है कि केवल लोकसभा के ही हो। तो इस प्रकार आपका एक कथन गलत हो गया। ठीक है ना? फिर कह रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशानुसार कार्य करता है। नहीं, यह आपको मैं बताते चलूं कि केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य संचालन के निर्देशानुसार कार्य नहीं करता है। यह प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार कार्य करता है। इसको आपको नोट डाउन करना चाहिए, प्रधानमंत्री के। ठीक ना भैया? तो इस हिसाब से आपका यह भी गलत हुआ। तो दोनों कथन गलत होंगे। तो डी वाला जो ऑप्शन होगा आपका सही होगा, ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जरा देखना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको मैं बताते चलूं कि ये जो 91वां संविधान संशोधन 2003 है, इसी के तहत यह सुनिश्चित किया गया कि जो मंत्रिपरिषद है उसकी टोटल सदस्यों की जो संख्या होगी वह कुल लोकसभा के सदस्यों की संख्या का 15% होगी। 15% ये सुनिश्चित की गई कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या के। ठीक ना भैया? तो ये आपको 91वां संविधान संशोधन वर्ष 2013, इसको आपको याद रखना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये 66वीं बीपीएससी वर्ष 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, इसको जरा देखना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? JL नेहरू ये शांति वन, अच्छा इनकी जो समाधि स्थल है उसी को पूछ रहा है। ठीक है ना? LB शास्त्री विजय घाट, फिर कह रहा है कि इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, राजीव गांधी कर्मभूमि। ये राजीव गांधी कर्मभूमि नहीं है, राजीव गांधी की वीर भूमि है, वीर भूमि भैया, वीर भूमि। ठीक है ना? कर्मभूमि किसकी है? तो शंकर दयाल शर्मा की है, शंकर दयाल शर्मा। ठीक है ना? क्वेश्चन कब पूछा गया? 1996 में पूछा गया।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल हम जो है महान्यायवादी क्या होता है, इसके अलावा महाधिवक्ता क्या होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या होता है, इसके क्या संवैधानिक प्रावधान है, इस पर आधारित क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सब सारी चीजें डिटेल से डिस्कस करते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू भैया।